वेलकम बैक टू एमएसबी's केमिस्ट्री क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने सॉल्ट स्टार्ट किया था, उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था। हमने ये भी देखा था कि कोई भी एक सॉल्ट सॉल्यूशन नेचर में एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल कब होता है। आज हम उसके आगे की स्टडी करेंगे। हमने पढ़ा था कॉमन सॉल्ट के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, कॉमन सॉल्ट जो होता है, जिसका फॉर्मूला हम जानते हैं NaCl होता है, और जो NaCl होता है वो कॉमन सॉल्ट, उसका जो और होता है दैट इज रॉक सॉल्ट बोलते हैं। ओके और हम जानते हैं जो NaCl होता है एक रॉ मटेरियल की तरह बिहेव करता है काफ़ी अदर कंपाउंड्स को बनाने में। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, पहला जो सॉल्ट है उसका सोडियम हाइड्रोक्साइड है, दूसरा है आपका बेकिंग सोडा। ओके, तो देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में पढ़ते हैं। हम जानते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है ये इसका केमिकल नेम है, और अगर कभी इसका केमिकल फॉर्मूला पूछा जाता है तो ये कहलाता है NaOH। ये कहलाता है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, तो इस सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता किससे है? हम जानते हैं कि जितने भी आपके सोडियम से रिलेटेड कंपाउंड्स होते हैं उनको बनाने के लिए रॉ मटेरियल किसका यूज होता है? सोडियम क्लोराइड का। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही होता है। तो इसकी प्रिपरेशन हम कैसे कर सकते हैं? हम जानते हैं हमारे पास क्या है, सोडियम क्लोराइड है, तो हमारे पास एक ब्राइन सॉल्यूशन तैयार करना है। अब ये ब्राइन सॉल्यूशन होता क्या, कई बार एग्जाम में आता है। ब्राइन सॉल्यूशन का मतलब होता है इट इज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। NaCl का एक्वस सॉल्यूशन होता है। मीन्स ये होता है लगभग 3 से 5% ऑफ सोडियम क्लोराइड इन वाटर में 3 से 5% अगर आप NaCl ले लें तो उससे बनने वाला जो सॉल्यूशन होगा वो ब्राइन सॉल्यूशन कहलाएगा। सिंपल सी बात, सिंपल लैंग्वेज में हम ये कह सकते हैं कि यदि कोई सोडियम क्लोराइड की रिएक्शन कराई जा रही है वाटर के साथ तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा? ये जो सोडियम क्लोराइड कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? दैट इज ब्राइन सॉल्यूशन। ओके, अब क्या होगा, इसकी रिएक्शन होगी और यहां से क्या पास कराई जाएगी? इलेक्ट्रिसिटी पास कराई जाएगी। और एक प्रोसेस होती है, इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। ओके, तो इससे क्या बनता है? NaOH बनता है, साथ में H2 और Cl2 बाहर निकलता है। ओके, इनको हम बोलते हैं बाय प्रोडक्ट्स। क्या बोला जाता है इनको? बाय प्रोडक्ट्स। जैसे आपने कभी सपोनिफिकेशन प्रोसेस पढ़ी होगी, उसमें बाय प्रोडक्ट आपने क्या पढ़ा था? ग्लिसरॉल। तो ऐसे ही इसमें भी जो 2 बाय प्रोडक्ट होते हैं वो आपके हाइड्रोजन एंड क्लोरीन गैसेस होती हैं। ओके, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये होती है कि जो NaOH और H2 होता है ये आपका कैथोड में बनता है, और बाकी जो आपका क्लोरीन गैस होती है वो आपकी एनोड में लिबरेट होती है। तो ये सब बातें हमें ठीक से समझनी है, एनोड और कैथोड की रिएक्शन। तो देखिए, कंपार्टमेंट के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। मींस आपके पास एक सेटअप है, ओके, और उस सेटअप में आपके पास क्या दिया गया है? दो इलेक्ट्रोड्स डिप कर दिए गए हैं। ओके, एक को रख दिया गया पॉजिटिव और एक को रख दिया गया नेगेटिव। ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड मान लेते हैं जिसको हम कहते हैं एनोड, और ये है आपका नेगेटिव इलेक्ट्रोड जिसको हम कहेंगे कैथोड। क्योंकि इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस हो रही है, तो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में आप जानते हैं एनोड पॉजिटिव के रूप में लिया जाता है, कैथोड को नेगेटिव लिया जाता है। ओके, अब इसके बाद होगा क्या? आप जानते हैं कि आपका जो ब्राइन सॉल्यूशन रखा गया है इसमें, इसको एक चैम्बर के जरिए थोड़ा सेपरेट किया गया दोनों इलेक्ट्रोड्स को। ओके, एक चैम्बर ये है और दूसरा चैम्बर आपका यहाँ है। तो हुआ क्या, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब रिएक्शन होती है इन दोनों के बीच में, मीन्स जब ब्राइन सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी पास कराई जाती है, तो उस वक्त क्या होता है? जो सोडियम क्लोराइड होगा इसके अंदर, मीन्स ब्राइन सॉल्यूशन मीन्स NaCl, साथ में क्या होगा इसका? वाटर होगा। तो यहाँ पे 2 रिएक्शंस होती हैं, उसको हमें समझनी पड़ेगी कैसे। आपका जो NaCl होता है वो क्या करेगा? 2 हिस्सों में टूटेगा, एक Na पॉजिटिव में और Cl नेगेटिव में। ओके, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूटेगा। और जो आपके इंडिविजुअल Cl नेगेटिव आयंस होंगे, मीन्स ये कई प्रकार के क्लोराइड आयंस होंगे। जरूरी नहीं हमने एक ही मोल सोडियम क्लोराइड का इसमें डाला था। तो ऐसे ही अपने किसी दूसरे मोल के साथ जाकर मिलेगा तो ये क्या बना देगा? Cl2 गैस बना देगा। ओके, और इसका मतलब ये हो गया कि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या करेगा? रिलीज करेगा। एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोराइड आयन की वजह से, एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोराइड आयन की वजह से। तो 2 इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकल जाएंगे तो आप जानते हैं
कि क्लोरीन जो है, क्लोराइड आयन जो है क्लोरीन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये रिएक्शन कहाँ पर होगी आपकी, ये रिएक्शन हो रही होगी आपकी एनोड पे। ऐसे ही आप जानते हैं जो आपका H2O है वो दो हिस्सों में टूटेगा, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में टूटेगा। आपका जो यहाँ पे H पॉजिटिव का फॉर्मेशन होता है वो क्या करेगा, वो अपने आप ही दूसरे हाइड्रोजन आयंस के साथ मिलकर खुद को रिड्यूस कर देगा और H2 करके रिलीज कर देगा, और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या कर लेगा, एक्सेप्ट करेगा। जो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्लोराइड आयन ने रिलीज किए थे, ये 2 इलेक्ट्रॉन कौन एक्सेप्ट करेगा, यहाँ पे ये हाइड्रोजन आयन एक्सेप्ट करेंगे। और हाइड्रोजन आयन जब अपने इंडिविजुअल हाइड्रोजन आयंस के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये H2 गैस रिलीज कर देंगे। और ये जो H2 गैस होगी ये रिएक्शन कहाँ पर हो रही होगी, ये होगी आपकी कैथोड पे। कैथोड पर ही एक और रिएक्शन होती है। देखिए आपने क्या देखा कि जब सॉल्यूशन में Na पॉजिटिव के रूप में रिलीज हो गया था, तो ये Na पॉजिटिव आकर किसके साथ रिएक्शन करेगा, इस हाइड्रोक्साइड आयन के साथ रिएक्शन करेगा। ओके, क्योंकि सॉल्यूशन में आपका या तो Na पॉजिटिव ही है और या तो आपका OH नेगेटिव, ये दोनों की दोनों क्वांटिटी है, इसके अलावा कोई और दूसरी क्वांटिटी सॉल्यूशन में आपको नहीं मिलेगी। ओके, तो आप जानते हैं होगा क्या, जब क्लोरीन निकल रहा होगा तो क्लोरीन तो इधर को जा रहा होगा, क्लोरीन का मूवमेंट, ऐसे ही हाइड्रोक्साइड का मूवमेंट भी इधर ही जा रहा होगा, लेकिन हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में गिरेगा। ऐसे ही आपका यहाँ से क्या हो रहा है, इस वाले चैम्बर की मीन्स इस कैथोड की ओर को कौन आ रहे होंगे, सोडियम पॉजिटिव आ रहे होंगे और H पॉजिटिव आ रहा होगा। तो इसमें क्या होगा, जो सोडियम होगा वो क्या हो जाएगा, वो सॉल्यूशन में गिर जाएगा। तो सॉल्यूशन में यहाँ से OH मिला और यहाँ से सोडियम मिला, तो यहाँ पे सोडियम जब OH नेगेटिव आयन के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देगा। तो कैथोड में ये 2 रिएक्शन होती हैं, जहां हमें हाइड्रोजन गैस रिलीज मिलती है, साथ में सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। और एनोड पे आप जानते हैं क्या होता है, एनोड पे आपकी क्लोरीन गैस रिलीज होती है। ओके, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसको समराइज कर सकते हैं कि इस पूरी प्रोसेस में आपका जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो एक मेथड के थ्रू बन रहा है, जिस मेथड को हम बोलते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस। अब ये क्लोर एल्कली प्रोसेस होता क्या है, क्यों नाम दिया गया इसका क्लोर एल्कली प्रोसेस, एज द नेम सजेस्ट इटसेल्फ, क्लोर मीन्स क्लोरीन एंड एल्कली मीन्स अ बेस दैट इज वाटर सोल्यूबल। हम जानते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड वाटर में सोल्यूबल है, तो ये एक प्रकार का एल्कली है। आप पूरी रिएक्शन को दोबारा से देखेंगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, जो NaCl था वाटर के साथ रिएक्शन करने के बाद इलेक्ट्रिसिटी से पास होते ही क्या हुआ, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन किया, साथ में क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस रिलीज कर दी। ओके, ये जो गैस थी आपकी ये अलग से एनोड पे मिल रही थी, बाकी जो 2 गैस थी मीन्स एक गैस और एक आपका सॉल्ट, ये आपका कैथोड में मिल रहा था। तो यहाँ पर ये आप जानते हैं एक प्रकार का एल्कली है, और ये जो क्लोरीन है आपका क्या है, क्लोर कहलाएगा। तो क्लोर एल्कली प्रोसेस इसी नाम से इस पूरी रिएक्शन का पढ़ा है। ओके, तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्लोर एल्कली प्रोसेस है काफी इंपोर्टेंस रखता है, कई बार यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा चुके। ओके, अब आप जानते हैं जब यहाँ पे आपका H2 गैस निकलेगी, यहाँ से आपकी क्लोरीन गैस निकल जाएगी। ओके, और धीरे धीरे करके जो NaOH होगा कैथोड पे इकट्ठा होने लग जाएगा। मीन्स ये जो चैम्बर था आपका, इस चैम्बर के इस साइड आपका ब्राइन सॉल्यूशन के साथ साथ अब NaOH की क्वांटिटी भी आपको मिलेगी। ओके, तो हम ये यहाँ पे जितने भी आपके प्रोडक्ट बने हैं, NaOH बना हो, क्लोरीन बना हो, हाइड्रोजन बना हो, तीनों का कुछ ना कुछ यूज होता है, तो हम उसका यूज भी देखेंगे। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन तो आप कई बार पढ़ते हुए आए हैं, आप जानते हैं इसको एज अ फ्यूल भी यूज किया जा सकता है। ओके, और जो एज अमोनिया में मिलाकर हम इसको क्या कर सकते हैं, फर्टिलाइजर के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं अमोनिया फॉर फर्टिलाइजर्स। ओके, ऐसे ही जो दूसरा यूज है क्लोरीन का देख लेते हैं। आप जानते हैं क्लोरीन जो होता है ये वाटर ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। ओके, पानी की क्वांटिटी, पानी की जो क्वालिटी है उसको सही करने के लिए क्लोरीन से ट्रीटमेंट किया जाता है। इसके अलावा क्लोरीन का इस्तेमाल हम PVC में करते हैं, जो स्विमिंग पूल है उसको डिसइंफेक्टेंट करने के लिए भी करते हैं। ओके, इसके अलावा आप जानते हैं इसको हम डिसइंफेक्टेंट भी कह सकते हैं। ओके, इसके अलावा आप जानते हैं जितने भी आपके क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं उसमें क्लोरीन की क्वांटिटी होती है। ओके, और जो पेस्टिसाइड्स होते हैं आपके उसमें भी आपकी क्या होती है, क्लोरीन की क्वांटिटी पाई जाती है, वहां पे उस पेस्टिसाइड को बनाने के इस्तेमाल में लाया जा सकता है। ओके, तीसरा हमारे यहाँ क्या बन रहा था, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका भी थोड़ा यूज देख लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज कहाँ होता है।
देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो मेटल्स में को डीग्रीस करने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है, डी ग्रीसिंग मेटल्स। ओके, इसके अलावा सोप्स और डिटर्जेंट्स जो होते हैं उनको बनाने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। आप पढ़ के आए हुए हैं, चैप्टर 4 में आपने इसके बारे में पढ़ा है, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स को बनाने के लिए इस्तेमाल में लाया जा सकता है। इसके अलावा हम क्या कह सकते हैं, हम जानते हैं जो पेपर मेकिंग होते हैं उसमें बनाया जा सकता है। तीसरा हम कह सकते हैं जो जितने भी आपके आर्टिफिशियल फाइबर्स होते हैं जो मैन मेड होते हैं तो या फिर केमिकली मेड होते हैं, तो आर्टिफिशियल फाइबर्स के बनाने में इस्तेमाल में लाया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड को। तो इसके कई सारे यूजेस और हैं, इनमें से जो इम्पोर्टेंट यूजेस थे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो हमने आपको बताया। आप समझ चुके हैं कि क्लोर एल्गली प्रोसेस होती क्या है, और क्लोर एल्गली प्रोसेस में आपने नोटिस किया होगा कि वहां पर आपका क्लोरीन गैस रिलीज हो रही थी। तो क्या हम इस क्लोरीन गैस का इस्तेमाल कर सकते हैं किसी और चीज को बनाने के लिए? तो इसका आंसर है हम बना सकते हैं। वो कैसे, आप देखिए। आप जानते हैं क्लोर एल्गली प्रोसेस जब हम कर रहे थे तो क्लोर एल्गली प्रोसेस में एक चीज हमने नोटिस की, वो क्या बात है, वो है आपका NaCl plus H2O gives NaOH plus H2 plus Cl2, दिस क्लोरीन गैस। और ये जो क्लोरीन गैस है आपकी, ये क्लोरीन गैस जो है इससे हम क्या कर सकते हैं, जब इसको ड्राई स्लैग्ड लाइम के साथ रिएक्ट करवाते हैं, क्लोरीन गैस पास करवाते हैं, तो यहां से जो आपका प्रोडक्ट बनता है ये प्रोडक्ट होता है CaOCl2 प्लस H2O रिलीज होता है। और यहाँ पे ये जो बनता है इसे हम कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर। कभी इसका अगर केमिकल नेम पूछ लिया गया तो आप इसका केमिकल नेम बोल सकते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कई बार कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी बोला जाता है इसका नाम, ठीक है ना, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। तो इनमें से कोई भी नाम बोला जाए तो आप समझ लीजिए इसका फॉर्मूला CaOCl2 ही होता है। ओके, तो ये तो बात थी ब्लीचिंग पाउडर बनाने की। अब इस ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल हम कहाँ कर सकते हैं? हम जानते हैं कॉटन हो या लाइनिन का कोई भी कपड़ा हो उसमें हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, तो हम यहाँ पे इसके यूजेस देख लेते हैं। जैसे कॉटन या जो लाइलन होता है उसको ब्लीच करने के लिए इस्तेमाल में लाया जा सकता है, ठीक है। हम दूसरा ये कह सकते हैं, मीन्स इसको हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री कह सकते हैं। तो कभी भी अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप उसको टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज करते हैं, ये भी लिख सकते हैं। ओके, इसके अलावा आप जानते हैं यहां पर होता क्या है, पेपर, यस, जो आपका पेपर होता है उस पेपर इंडस्ट्री में भी उसको ब्लीच करने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। इसके अलावा जितने भी आपके क्लोथ हो गए उनको ब्लीच करने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। ओके, आप जानते हैं जो आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है उनमें से एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है इसको भी इस्तेमाल में लाया जाता है। ओके, जितने भी केमिकल इंडस्ट्रीज होती है वहां पर। इसके अलावा ड्रिंकिंग वाटर को जर्म से फ्री करने के लिए इसको यूज किया जाता है, मीन्स ड्रिंकिंग वाटर जर्म फ्री बनाने के लिए, मीन्स उस कीटाणु रहित बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये तो बातें थी ब्लीचिंग पाउडर के बारे में। अब दूसरे सॉल्ट के बारे में पढ़ते हैं, एंड द सेकेंड सॉल्ट इज नोन एज बेकिंग सोडा। देखिए बेकिंग सोडा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके सॉल्ट टॉपिक का। यहाँ से कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं, खासकर जो क्वेश्चंस पूछे गए बेटा वो आपके सारे प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो कोशिश करें अच्छे से इस टॉपिक को समझें। देखिए बेकिंग सोडा कभी आपसे कोई फॉर्मूला पूछता है इसका, तो केमिकल फॉर्मूला होता है NaHCO3, जिसका नाम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। या तो आप इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहें या आप इसका दूसरा नाम दे सकते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। ओके, तो सोडियम बाइकार्बोनेट इसका कॉमन नेम हो सकता है। तो ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहें या सोडियम बाइकार्बोनेट की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है सोडियम NaHCO3। ओके, एक्चुअली होता क्या है, कभी कभी जब हम घरों में पकोड़ा बनाते हैं तो उस पकोड़े में जो डाला जाता है वो बेकिंग सोडा ही डाला जाता है। ओके,
ताकि वो चीज़ क्या हो जाए, टेस्टी हो जाए, क्रिस्पी हो जाए। ओके। इसके अलावा आप जानते हैं कि अगर हमें खाना जल्दी बनाना है तब भी हम क्या कर सकते हैं, बेकिंग सोडा को ऐड कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं फास्टर कुकिंग के लिए हम बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, तो फास्टर कुकिंग के लिए भी यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा जो आपका बेकिंग सोडा है NaCl प्लस वाटर प्लस CO2 और साथ में इसमें डाला जाता है अमोनिया। इतनी चीज़ें जब डाली जाती है तब जाकर आपका क्या बनता है, NaHCO3 बनता है। ये जो NaHCO3 यही आपका बेकिंग सोडा है, सोडियम बाइकार्बोनेट, और ये है आपका अमोनियम क्लोराइड एज अ प्रोडक्ट निकल के आता है। ओके, अब आप मुझे एक चीज़ बताइए, जो आपका NaHCO3 यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है, तो इस NaHCO3 के फॉर्मेशन में आपको क्या चीज़ कॉमन लग रही है? क्या हम इसका नेचर पता कर सकते हैं? सबसे पहले हम ये देखेंगे। तो NaHCO3 दो, एक एसिड और एक बेस से मिलकर बना हुआ है। अगर देखा जाए तो यहाँ पे हम H पॉजिटिव और OH नेगेटिव जोड़ेंगे, और हम जानते हैं पॉजिटिव पार्ट में टूटेगा नेगेटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव के पास जाएगा और पॉजिटिव नेगेटिव के पास। तो हमें क्या मिलेगा, एक सोडियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा मिलेगा H2CO3। H2CO3 एक वीक एसिड होता है और NaOH एक आपका स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो बताइए कि वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बनने वाला जो सॉल्यूशन होगा, उस सॉल्यूशन का नेचर कैसा होगा? इट विल बी बेसिक इन नेचर। ओके, तो हम समझ गए हैं कि जो आपका बेकिंग सोडा होता है वो नेचर में कैसा होता है, बेसिक होता है। इसका मतलब ये नॉन कोरोसिव होता है नेचर में। तो ये एक ऐसा सॉल्ट है जो विच इज बेसिक एज वेल एज नॉन कोरोसिव इन नेचर। तो हम क्या कह सकते हैं, इसको हम किसी एसिड के अगेंस्ट यूज कर सकते हैं। जैसे जब कब एंटासिड के रूप में यूज किया जा सकता है। एंटासिड का मतलब हो गया जब इनडाइजेशन प्रोसेस हो रही हो, और इनडाइजेशन प्रोसेस में क्या होता है, आपका एक्सिस ऑफ आपका क्या निकल के आ जाता है, HCl स्टमक में रिलीज हो जाता है। तो इस एक्सिस ऑफ HCl को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम बाहर से क्या लेते हैं, NaHCO3 बेकिंग सोडा लेते हैं। वो एक बेस की तरह एक्ट करता है। ओके, तो ये जो होता है आपका, कभी कभी क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है। और एक पकोड़ा वाला क्वेश्चन जो है हमेशा पूछते हैं, इसका फेवरेट क्वेश्चन है बोर्ड वालों का। वो ये पूछता है कि पकोड़े में ये चीज़ ऐड की जा रही है, तो पकोड़े का जो टेस्ट है आपका चेंज हुआ है, और उसकी जो उसका जो नेचर है वो भी चेंज हुआ है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो उसका टेस्ट है वो किस वजह से चेंज हुआ है। तो उसको समझने के लिए आपको पहले ही समझना पड़ेगा कि जब आपका बेकिंग सोडा को हीट किया जाता है तो कितने हिस्सों में टूटता है और कैसे टूटता है। तो ये टूटता है आपका सोडियम कार्बोनेट में, Na2CO3, और HCO2 और H2O बाहर रिलीज होते हैं। आप यहाँ नोटिस करेंगे कि यहाँ पे CO2 क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। CO2 एक प्रकार की क्या है, गैस है, और ये जो गैस है आपकी वो कैसी गैस है, लाइट गैस है। अब देखिए होता क्या है, इस CO2 के रिलीज होने की वजह से आप जानते हैं घरों में हम जब केक बनाते हैं, ओके, पकोड़े बनाते हैं, या कभी कभी हम लोग छोले भटूरे भी बनाते हैं, ठीक है ना। ऐसा कई सारी चीज़ों में बेकिंग सोडा का इस्तेमाल होता है। ओके, तो चाहे आप ब्रेड बनाएं, चाहे आप केक बनाएं, ऐसे केसेस में आपने देखा होगा कि इनका टेस्ट तो चेंज होता ही है, साथ साथ में इनमें क्या हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, मीन से फूलना शुरू कर देते हैं। दे स्टार्टेड राइजिंग, तो ये राइज करना शुरू कर देते हैं, और जैसे ये राइज करना शुरू करते हैं तो आपने देखा होगा कि फ्लफी हो जाता है, और इसमें कई सारे पोर्स होते हैं। ये पोर्स होने का कारण है इसका CO2 रिलीज हो रही है, जिस वजह से फ्लफी हो चुका है पूरा केक या ब्रेड। ओके, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं द केक और ब्रेड बिकम सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी। तो कभी आपसे अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए, प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन, कि क्यों ऐसा होता है, तो आप समझते हैं क्योंकि इसमें CO2 रिलीज होती है जब हम बेकिंग सोडा को क्या करते हैं, हीट करते हैं। ओके, तो ये तो बात थी आपकी किसकी, बेकिंग सोडा की बात थी। लेकिन कभी आपसे अगर पूछा जाए बेकिंग पाउडर क्या होता है, तो आप कैसे समझाओगे? तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो बेकिंग सोडा होता है उसका यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो यूजेस में पढ़ते हैं इसके बारे में। पहला हम कह सकते हैं बेकिंग पाउडर को बनाने के लिए। अब ये बेकिंग पाउडर को, टू मेक बेकिंग पाउडर, अब बताइए बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा में क्या अंतर है, जो अभी हम पढ़ रहे हैं। यह है आपका बेकिंग सोडा टॉपिक, और अब हम जो इसका यूज़ पढ़ रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि बेकिंग सोडा का इस्तेमाल हम क्या कर सकते हैं, बेकिंग पाउडर बनाने में यूज़ कर सकते हैं।
तो इसका मतलब बेकिंग पाउडर जो होता है दो चीज़ों का मिक्सचर होता है। एक होता है इसमें आपका बेकिंग सोडा, और बेकिंग सोडा मीन्स NaHCO3, साथ में आपके एडिबल एसिड्स होते हैं। जैसे एडिबल एसिड में हम बोल सकते हैं टार्टरिक एसिड, और एसिड हमेशा क्या रिलीज करता है, H पॉजिटिव आयन रिलीज करता है। ओके, ये बात आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि एसिड्स होते हैं और एसिड जो होते हैं दे आर सॉर इन टेस्ट, खट्टे भी होते हैं टेस्ट में। ओके, आप जानते हैं। तो ये जो रीजन है आपका किस चीज के लिए, NaHCO3 के लिए, देखिए तो क्या होगा जब NaHCO3 प्लस H पॉजिटिव, इसका मतलब अब आपने इसके किसके बारे में लिखा है, बेकिंग पाउडर के बारे में, क्योंकि बेकिंग पाउडर में आपका NaHCO3 और एक एडिबल एसिड होता है जैसा टार्टरिक एसिड, उसका H पॉजिटिव से हमने इंडिकेट किया है, क्योंकि H पॉजिटिव आप एसिड को इंडिकेट करते हैं। तो इसमें क्या होगा आपका वही चीज, CO2 रिलीज होगा, साथ में H2 भी बाहर है, और सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड बन जाएगा, एसिड का कोई सोडियम सॉल्ट बन जाएगा। देखिए यहाँ पे CO2 रिलीज हो रही है। ओके, और इसके अलावा टार्टरिक एसिड क्योंकि एक एडिबल एसिड है तो उसका टेस्ट भी क्या होगा, चेंज होगा। तो आपके बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इस वाले टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। ओके, इसके अलावा इसका यूज हम कैसे कर सकते हैं, जो एंटासिड्स होते हैं उसके रूप में यूज में लाया जा सकता है एज एंटासिड्स। मैंने आपको बताया कैसे, क्योंकि NaHCO3 जो होता है वो क्या होता है, बेसिक होता है नेचर में। एक्सेस ऑफ एसिड की वजह से अगर हम इस बेकिंग सोडा या बेकिंग सोडा को लेते हैं तो इसकी वजह से क्या होगा, हमारी जो एसिडिटी होगी वो कंट्रोल हो जाएगी, मीन्स न्यूट्रलाइज हो जाएगी। ओके, क्योंकि बेसिक नेचर विल न्यूट्रलाइज द एसिडिक नेचर ऑफ अवर स्टोमक। तो ऐसे कई प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं डे टू डे लाइफ एक्टिविटी से, ध्यान में रखें इन चीजों को। और तीसरा यूज हम कह सकते हैं इसमें, जैसे फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में यूज में लाया जा सकता है एज सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, आग बुझाने के काम में लाया जा सकता है, जो सोडा एसिड की होती है आग। ओके, तो ये सारे जो आपके यूजेस थे ये थे आपके बेकिंग सोडा से रिलेटेड। आई होप कि आज का टॉपिक आपको ठीक से समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे के सॉल्ट्स को पढ़ेंगे। यदि आपका कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। टिल देन कीप डूइंग वर्क हार्ड।